नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। हम बात करेंगे आपसे आज भारत रत्न को लेकर। लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि इस पखवाड़े में 5 उन महानायकों को भारत रत्न देने की जो कवायद या चर्चाएं हो रही थी, आखिर देश के प्रधानमंत्री ने 5 नाम घोषणा करके भारत रत्न देने की जो घोषणा की है, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने इस राजनीतिक दौर में, यानी कि जो लोकसभा चुनाव तकरीबन 2.5 महीने बाद होने वाले हैं, उसमें जो बिसात बैठाई है, यानी कि जो समीकरण बैठाया है, उससे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। जहां पहला नाम कर्पूरी ठाकुर का जब लिया गया, उनके नाम की घोषणा हुई, तो बिहार में नीतीश जो महागठबंधन में वहां के सीएम थे, सरकार चला रहे थे आरजेडी के साथ में, अंतोगत्वा वह एनडीए में गए और उन्हें लगा कि अगर मैं आरजेडी के साथ में या इंडिया गठबंधन के साथ में रहता हूं तो नुकसान हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर सीधे तौर पर एक ऐसा निशाना साधा है पिछड़े समाज को लेकर, जिससे कि पिछड़ा समाज भी गोलबंद हुआ और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न देने के मद्देनजर है। लेकिन सवाल तो इतना बड़ा है कि क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से पिछड़ा समाज बीजेपी यानी कि एनडीए की तरफ जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी को भी के नाम की भी घोषणा हुई है। लाल कृष्ण आडवाणी वो नेता जिन्होंने बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, राम मंदिर के सबसे सिरमौर नेता रहे, सोमनाथ से अयोध्या तक उन्होंने जो यात्रा निकाली उसके सबसे अगुवा नेता, यानी कि बीजेपी को 2 सांसदों से आज सत्ता के सिरमौर पर पहुंचाने का जो सबसे बड़ा पिलरों यानी कि स्तंभों में अगर एक नाम लिया जाए तो उसमें आडवाणी भी आते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री रहे, डिप्टी पीएम रहे और एक बड़े नेता, संघ के बड़े कद्दावर सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं संघ परिवार को भी साधने की पीएम मोदी ने इसमें कोशिश की है। जिस तरह से लगातार कोशिश, ये सवाल ये भी उठ रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा रामलला की जो कार्यक्रम हुआ 22 जनवरी को, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं आने दिया या वह नहीं आए या उन पर दबाव डाला गया उनकी उम्र को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो संघ परिवार समर्थक, जो उनके कार्यकर्ता समर्थक हैं, वो भी एक सवाल उठा रहे थे कि ऐसा नेता जिन्होंने इस बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को अगवा राजनीति में सबसे आगे खड़ा कर दिया, उस नेता को, जिस नेता ने सबसे ज्यादा काम किया या सबसे पहली पंक्ति में जो आगे रहे, उसको आखिर याद क्यों नहीं किया गया या उन्हें प्राण प्रतिष्ठा रामलला यानी कि राम मंदिर के उस जगह क्यों नहीं बुलाया गया या क्यों नहीं ले जाया गया? उनका सम्मान बढ़ता, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत रत्न देकर कहीं ना कहीं इस पूरे कवायद को, इन सवालों को दरकिनार कर दिया और शांत कर दिया है। वहीं अब तीसरा जो नाम है वो एक ऐसा नाम जिसको लेकर किसान समाज, किसान बिरादरी या यूं कहे कि पश्चिम यूपी में जो जाट समाज है, किसान समाज है, काश्तकार समाज है भारत का, उसके लगभग सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, यूपी के सीएम रहे और जहां जनता पार्टी की सरकार दी, उसे को बनाने में मोरारजी देसाई सरकार में वो एक अगवा नेता रहे। तो कहीं ना कहीं उन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से जो पश्चिम यूपी की जो राजनीति है, जो किसान जाट समाज को साधने की जो राजनीति है, बीजेपी ने उस ओर भी एक आगे कदम बढ़ाया है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं कि जो आरएलडी यानी कि चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने जब ये अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद में जयंत चौधरी इसके समय मुखिया हैं, वह इंडिया गठबंधन के एक साथी रहे और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं कि मैं पलट जाऊंगा, लेकिन जब
भारत रत्न देने की घोषणा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं किस वजह से ना करूं, जी हां, किस वजह से ना करूं। और उन्होंने कहा, उन्होंने ट्वीट करके कहा, देश के प्रधानमंत्री को भी उन्होंने धन्यवाद कहा कि मेरा वाकई दिल जीत लिया है। तो जहां पश्चिम यूपी की बात है, पश्चिम यूपी में बीजेपी को 2019 के चुनाव में 27 में से 19 सीटें मिली हैं। तो सवाल यह उठ रहा है कि जो इतनी और तकरीबन उस क्षेत्र में 47% वोट उन्हें बीजेपी को मिला, तो सवाल यह है कि आखिर बीजेपी किस वजह से आरएलडी को एनडीए गठबंधन में लेने की कोशिश कर रही है, या क्यों, आखिर वजह क्या है जब उसका इतना बड़ा वोट, इतनी ज्यादा सांसद उसके आए। और 2013 के बाद में, 2013 में मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ उसमें मुस्लिम और जाट समाज के बीच में, जाट समाज के बीच में जो दंगा हुआ उसमें जाट समाज बीजेपी की तरफ मूव हुआ और उससे कहीं ना कहीं आरएलडी को नुकसान हुआ। तो आरएलडी भी इस समय समझ चुकी है कि भागते भूत की लंगोटी पकड़ना ही ठीक होगा, यानी कि जो महागठबंधन के साथ में उससे कुछ सफलता मिली, लेकिन जिस सफलता के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे, या राजनीति में जो चतुराई है, राजनीति हमेशा मौके की होती है, जो जिस तरह का मौका है उस हिसाब से वो समझौता करते हैं, उस हिसाब से गठबंधन होता है। हम भले ही फौरी तौर पर कहें कि हमारा सिद्धांत है, हमारा विचार है, हम मानते हैं कि विचारात्मक सिद्धांत के तौर पर राजनीति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सत्ता की बात आती है तो कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन सत्ता और कुर्सी एक ऐसी ताकत है जो कहीं ना कहीं आपको उस ओर ले जाती है जहां आपके विचार, आपके सिद्धांत सब दरकिनार कर दिए जाते हैं। उसमें आरएलडी पर भी अब सवाल उठ रहा है कि जहां आपने एक तरफ कहा था कि मैं कुछ चवन्ने थोड़े हूं, वह चौधरी चरण सिंह एक बड़े नेता, बड़े कद्दावर नेता, किसान समाज और किसानों के ही नहीं भारत के एक अच्छे विचारक भी रहे। साथ ही उसके बाद में अगर बात करें तो स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन खाद्य सुरक्षा को लेकर जिन्होंने भारत के अंदर एक क्रांति की, और के उसी के साथ साथ जो कृषि क्रांति कहे जा सकती है उसके सबसे बड़े अगुवा वैज्ञानिक रहे, और जो दक्षिण भारत से आते हैं तो दक्षिण भारत को भी साधने की इसमें कोशिश की गई है। लेकिन उनमें से भी सबसे बड़ा दक्षिण भारत का अगर कोई नेता कहें या भारत का प्रधानमंत्री 10वां पीवी नरसिम्हा राव को देखकर देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है, और पीएम मोदी और के साथ साथ बीजेपी संघ के तमाम समर्थक कांग्रेस में भी पीवी नरसिम्हा राव को ही सबसे बेहतर प्रधानमंत्री घोषित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन और बाजार को, खुला बाजार को की स्थापना करना, या कहें को अर्थव्यवस्था में जो सुदृढ़ीकरण, या जो अर्थव्यवस्था के अंदर पूरी जिस तरह से 90 के दशक में जो काम किया पीवी नरसिम्हा राव ने और उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की जो जोड़ी थी, उससे उदारीकरण और पूरी दुनिया में भारत का बाजार भी, भारत एक बाजार का केंद्र बिंदु बन गया, और यहां की जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया के लिए एक स्थान रखने लगी। तो उसका जो सबसे बड़ा की बात है तो उसमें पीवी नरसिम्हा राव सामने आते हैं, और उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा के साथ साथ अपने ट्वीट में यह भी कहा, लिखा कि परिवारवाद को दरकिनार करते हुए एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे प्रधानमंत्री को हम भारत रत्न देने की घोषणा कर रहे हैं जो जिनको कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। वही लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये जो 5 नाम हमने आपके सामने गिना है, या जिनको इनके नाम की घोषणा हुई है भारत रत्न देने की, कि क्या ये वाकई सम्मान की बात है या चुनावी
राजनीति या विषाद को बैठाने की बात है। वही वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि ये चुनावी साल है और चुनावी साल के अंदर 5 नाम घोषणा करना अपने आप में ये चुनावी विषाद को बैठाना है। और प्रधानमंत्री जानते हैं कि मैं जिन नामों की घोषणा कर रहा हूं उस नाम से कहीं ना कहीं उनके वर्ग के लिए एक गौरव की बात है। तो ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही घोषणा की गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जो हालात हैं भुखमरी के, बेरोजगारी के और जहां जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों को दबाने के लिए भारत रत्न देने की कोशिश से की जो घोषणा की है उससे कहीं ना कहीं चुनाव में वोट का इजाफा करना है। साथ ही जो 400 सीटों की पार की जो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसमें भी ये इजाफा करने वाली बात है। तो सीधा सवाल यही है आखिर में जो भारत रत्न देने की घोषणा हुई है वह वाकई क्या सम्मान के लिए दिया गया या राजनीति के लिए। आखिर में एक नाम और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को लेकर लगातार मांग उठी। लगातार लोगों ने कहा कि मेजर ध्यानचंद को क्यों नहीं दिया गया भारत रत्न अभी तक। बाबा साहब को भी 1990 में दिया गया। तो बड़ी बात है, यही सवाल है कि बीजेपी जो कर रही है वो पूरे डंके के चोट पे कर रही है और उसका उसे फायदा भी हो रहा है। सवाल है, आप सोचिए, विचार कीजिए कि विपक्ष आखिर अपने मुद्दों को लेकर क्यों ताकतवर नहीं बन पा रहा है, या जो इंडिया गठबंधन में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कितनी ईमानदार हैं और कितनी ईमानदारी से वह अपने गठबंधन को बनाए रखकर लोकसभा चुनाव में आगे जाएगी। आखिर में आज दिन में ही सूचना आई कि कमलनाथ हो सकता है कि बीजेपी में चले जाएं। अब सोचिए, कांग्रेस ने जिन्हें उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया, कांग्रेस ने जहां उन्हें मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश का, लेकिन अब वह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो यही अंतर है इंडिया यानी कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस या बीजेपी का या संघ का जो अनुशासन है बीजेपी के ऊपर, जो कैडर है, उसी के असर के बुनियाद पर देश के प्रधानमंत्री 400 सीटों की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा आखिर में एक सवाल और है कि बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब को लेकर भी बड़ी बात है कि आखिर जो इतने बड़े समाज, इतने बड़े वर्ग के प्रणेता रहे, नेता रहे, उन्हें कब, उनके नाम की कब घोषणा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे और हम चाहते हैं कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर लिखकर भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।